केसर या कुमकुम, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद किसी शाही पकवान की खुशबू या फिर पूजा की थाली में रखा एक पवित्र सा पदार्थ। हाँ। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये सुनहरा धागा सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है, त्रासदी, प्रेम और दिव्य परिवर्तन की। और ये कहानी सिर्फ किस्सों तक ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में भी उतनी ही गहरी है। आज हम स्रोतों के आधार पर इसी कुमकुम की दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक फूल की जो पुरानी आत्मा है वो आयुर्वेद के विज्ञान से मिलकर एक बहुत शक्तिशाली औषधि बन जाती है। सही कहा। हमारा मकसद भी यही समझना है कि कैसे एक फूल का ये नाजुक सा हिस्सा आयुर्वेद में त्रिदोषाहर बन गया। मतलब वो जो वात, पित्त और कफ तीनों को शांत कर दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? बहुत बड़ा। और इसे समझने का हमारा तरीका भी आयुर्वेदिक ही होगा। हम कुमकुम को सिर्फ उसके केमिकल कंपाउंड से नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे? बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व से समझेंगे। उसका रस मतलब स्वाद, उसका गुण वीर्य यानी तासीर, विपाक और सबसे रहस्यमयी उसका प्रभाव। ये किसी जड़ी बूटी की पूरी जन्म कुंडली पढ़ने जैसा है। तो चलिए जन्म कुंडली की शुरुआत जन्म की कहानी से ही करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि केसर की जड़ें यूनान की पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। क्रोकस नाम के एक नौजवान की कहानी है। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि क्रोकस और देवता हर्मीस डिस्कस थ्रो का खेल खेल रहे थे। अच्छा। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में वो डिस्कस क्रोकस को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जहां उसके खून की 3 बूंदें गिरी, वहां से एक बैंगनी रंग का फूल खिला। और उसके बीच में वो 3 लाल धागे थे। हाँ, वही 3 गहरे लाल धागे जो आज भी केसर के रूप में उस प्रेम और बलिदान की याद दिलाते हैं। वाह, कितनी काव्यात्मक और दुखद शुरुआत है। एक और कहानी भी है शायद जिसमें प्रेम का एंगल ज्यादा है। वो कहानी क्रोकस और एक अप्सरा स्माइलैक्स की है। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था, लेकिन उनका मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। तो देवताओं ने उनके प्रेम की पवित्रता को देखकर क्रोकस को केसर के फूल में बदल दिया। स्माइलैक्स को एक बेल में, जो कहते हैं आज भी हमेशा उसी फूल की तरफ बढ़ती है। तो इन कहानियों से पता चलता है कि केसर हमेशा से जुनून, प्रेम और दिव्यता से जुड़ा रहा है। और ये दिव्यता का धागा यूनान से होते हुए हिंदू परंपरा तक भी पहुंचता है। यहाँ तो इसका संबंध सीधे सृष्टि के रचयिता से है। सही कहा ना? बिल्कुल। हिंदू अध्यात्म में केसरिया रंग भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है, जो केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। ये रंग त्याग, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए साधु संत भी केसरिया वस्त्र पहनते। हाँ, ये सिर्फ एक रंग नहीं, एक तरह से एक आध्यात्मिक अवस्था है। तो ये पौराणिक फूल जिसका इतना गहरा सांकेतिक महत्व है, असल में दिखता कैसा है? मतलब उसकी वानस्पतिक पहचान क्या है? वानस्पतिक रूप से इसका नाम है क्रोकोस सेटाइवस। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह पौधा बीज से नहीं उगता। अच्छा, फिर कैसे? ये अपनी भूमिगत गांठों से पैदा होता है, जिन्हें कॉम्स कहते हैं। इसके बैंगनी रंग के खूबसूरत फूल के अंदर बस 3 गहरे लाल धागे होते हैं, जिन्हें हम स्टिग्मा या वर्तिका ग्रह कहते हैं। सिर्फ 3 धागे एक फूल से? बस यही 3 धागे असली केसर हैं। अब समझ में आया कि ये इतना कीमती क्यों है। और जब कोई चीज इतनी कीमती हो तो उसमें मिलावट का खतरा भी इतना ही ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। तो असली और नकली में फर्क कैसे करें? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। असली केसर को पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं। पहला, उसे गर्म पानी में डालिए। असली केसर अपना सुनहरा पीला रंग धीरे धीरे छोड़ेगा, जबकि जो नकली केसर होगा वो फौरन ही गहरा लाल रंग छोड़ देगा, क्योंकि उस पर रंग चढ़ा होता है। बिल्कुल। और उसके धागे भी पानी में घुलते नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। सही। और खुशबू? दूसरा टेस्ट है उसकी सुगंध। असली केसर की महक थोड़ी मीठी, शहद जैसी और थोड़ी सूखी घास जैसी होती है। और सबसे बड़ी पहचान है उसका स्वाद। स्वाद कैसा? महक मीठी, पर स्वाद हल्का कड़वा। अगर केसर मीठा लगे तो समझ लीजिए कि उसमें चीनी या शहद की मिलावट हो सकती है। ये पहचान वाली बात तो बहुत जरूरी है। मुझे ये भी बहुत फैसिनेट करता है कि आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी के नाम में ही उसके गुण छिपे होते हैं। क्या केसर के साथ भी ऐसा ही है? यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। संस्कृत में इसके कई नाम हैं और हर नाम एक कहानी कहता है। सबसे आम नाम है कुमकुम। कुमकुम? हाँ, और इसका एक श्लोक है जो इसके अर्थ को बताता है।
कुख्यते आदियते शिरोरोग व्रणादिनाशनार्थम जनेहि। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा साधा मतलब है जिसे लोग सिरदर्द और घाव जैसे विकारों को नष्ट करने के लिए अपनाते हैं। सोचिए, इसके सबसे आम नाम में ही इसका औषधीय गुण छिपा है। वाह, ये तो कमाल है। एक और नाम है कश्मीरिज। इसका मतलब तो शायद सीधा है कि कश्मीर में जन्म लेने वाला। हाँ, काश्मीरेशु भवम, यानी जो कश्मीर में पैदा होता है वो। ये इसकी भौगोलिक पहचान है। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत नाम है, अग्निशिखम। अग्निशिखम। हाँ, इसका अर्थ है अग्निशिखा इव केशरो अस्य। अग्निशिखा यानी आग की लौ। मतलब जिसके केसर आग की लौ की तरह दिखते हैं। हाँ। ये नाम तो इसकी सुंदरता को पूरी तरह से बयां करता है। बिल्कुल। और फिर एक नाम है वर्ण्य, जो इसके कॉस्मेटिक गुण को बताता है, मतलब त्वचा की रंगत को बढ़ाना। और एक नाम है तीव्र, जो इसकी तेज और अनोखी सुगंध के लिए है। तो इन नामों से ही इसके गुणों का एक पूरा खाका तैयार हो जाता है। हाँ। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें इन गुणों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? शास्त्रीय ग्रंथों में इसका वर्गीकरण बहुत सोच समझकर किया गया है। आचार्य चरक ने अपनी संहिता में कुमकुम को शोणित स्थापन महाकषाय में रखा है। शोणित स्थापन, इसका मतलब हुआ खून से जुड़ा हुआ कुछ। शोणित मतलब रक्त और स्थापन मतलब स्थिर करना। एकदम सही। ये उन 10 जड़ी बूटियों का समूह है जो रक्त स्त्राव को रोकती हैं और रक्त को शुद्ध करती हैं। यानी चरक की नजर में केसर का सबसे बड़ा काम शरीर के रक्त धातु पर था। तो चरक ने इसे खून और अंदरूनी सिस्टम से जोड़ा, लेकिन केसर को तो हम बाहरी खूबसूरती से भी जोड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर आचार्य सुश्रुत का नजरिया सामने आता है। उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में इसे एलादि गण में रखा है। एलादि गण? हाँ, ये उन सुगंधित जड़ी बूटियों का समूह है जो मुख्य रूप से त्वचा रोगों, विष और कफ वात विकारों पर काम करती हैं। यहाँ इसका कॉस्मेटिक गुण प्रमुख हो जाता है। यानी एक ही जड़ी बूटी पर 2 महान आचार्यों के अलग अलग फोकस थे। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध योग है, कुंकुमादि तैल, उसका जिक्र कहाँ मिलता है? उसका विस्तृत वर्णन वाग्भट के अष्टांग हृदयम जैसे बाद के ग्रंथों में मिलता है। कुंकुमादि तैल केसर की वर्ण्य यानी रंगत निखारने की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ये वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार केसर आखिर शरीर पर काम कैसे करता है? आपने शुरू में द्रव्य गुण की बात की थी। हाँ, द्रव्य गुण मतलब किसी भी जड़ी बूटी का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है रस यानी टेस्ट। केसर का स्वाद कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा होता है। तीखा और कड़वा ये तो समझ आता है, लेकिन आयुर्वेद में तो स्वाद से ही इलाज का आधा अंदाजा लग जाता है ना। इसके बाद क्या आता है? बिल्कुल, स्वाद के बाद आते हैं गुण यानी क्वालिटीज। और यहाँ केसर हमें हैरान कर देता है। इसका गुण है स्निग्ध यानी तैलिया। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। केसर तो मेरे हाथ में बिल्कुल सूखा और नाजुक महसूस होता है, वो तैलीय या स्निग्ध कैसे हो सकता है? यही तो आयुर्वेद की गहराई है। ये बाहरी रूप पर नहीं, आंतरिक स्वभाव पर ध्यान देता है। केसर का स्निग्ध गुण उसके अंदर मौजूद वाष्पशील तेलों मतलब वॉलेटाइल ऑयल्स के कारण है। अच्छा। यही तैलीय गुण उसे रूखे और बढ़े हुए वात दोष को शांत करने की शक्ति देता है और उसे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनलों में गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब जो सूखा दिखता है वो अंदर से तैलीय है। कमाल है। अब आते हैं इसके वीर्य पर, यानी इसकी तासीर कैसी है? इसका वीर्य उष्ण है, मतलब गर्म। ओके। यह एक वार्मिंग स्पाइस है। इसकी गर्म तासीर शरीर की पाचन अग्नि को बढ़ाती है और वात और कफ दोष को कम करती है। ठीक है, तो गर्म तासीर और पाचन के बाद इसका शरीर पर कैसा असर रहता है, जिसे विपाक कहते हैं? इसका विपाक भी कटु तीखा ही रहता है। इसका मतलब है कि पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शरीर पर इसका प्रभाव गर्म और उत्तेजक बना रहता है। तो कटु तिक्त रस, स्निग्ध गुण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक, इन सब को मिलाकर इसका मुख्य कर्म क्या बनता है? इन सब गुणों का नतीजा ये है कि ये त्रिदोषहर है। त्रिदोषहर? हाँ, ये आयुर्वेद में बहुत दुर्लभ उपाधि है। अपनी गर्म तासीर और स्निग्ध गुण से ये वात को शांत करता है,
अपनी गर्म तासीर और कटु विपाक से ये कफ को नियंत्रित करता है। और पित्त को, यही सवाल मेरे मन में था, पित्त तो खुद ही गर्म होता है। ये अपने तिक्त यानी कड़वे रस और शोणित स्थापन यानी रक्त शोधक गुण के कारण बढ़े हुए पित्त को भी शांत करता है। ये एक ही समय में गर्म भी है और पित्त शामक भी। वाह, यहीं पर एक और शब्द आता है, प्रभाव। ये क्या है? प्रभाव आयुर्वेद का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट है। प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वो विशेष क्रिया है जिसे उसके रस, गुण, वीर्य और विपाक के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। ये उसकी सुपर पावर है। तो कुमकुम का प्रभाव क्या है? कुमकुम का अवसादरोधी, एंटी डिप्रेसेंट और तंत्रिका सुरक्षात्मक न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण उसका प्रभाव है। ये सीधे मन और मस्तिष्क पर काम करता है। ये प्रकृति की एक अचिंत्य यानी अकल्पनीय शक्ति है। तो इस सारे ज्ञान का व्यावहारिक मतलब क्या है? सबसे पहले तो उसी कुमकुमादि तैल की बात करते हैं। कुमकुमादि तैलम इसका सबसे प्रसिद्ध योग है। इसका आधार तिल का तेल होता है, जिसमें मुख्य जड़ी बूटी केसर है। लेकिन इसमें सिर्फ केसर नहीं होता, इसमें रक्तचंदन, मंजिष्टा, कमल केसर जैसे लगभग 20 से 26 और घटक होते हैं। और इसके फायदे क्या हैं? स्रोतों में इसके सनस्क्रीन वाले गुण को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। हाँ, इसका मुख्य काम रक्त को शुद्ध करके त्वचा की रंगत निखारना है। ये दाग धब्बे, मुहासे कम करता है और त्वचा में एक प्राकृतिक चमक लाता है। और जो SPF वाली बात है, कुछ आधुनिक स्टडीज ने पाया है कि ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक UV किरणों से बचा सकता है, जिसकी क्षमता लगभग SPF 30 के बराबर हो सकती है। ये तो कमाल है। तेल के अलावा इसके और क्या पारंपरिक उपयोग हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं? सबसे आम और असरदार है केसर दूध। गर्म दूध में केसर के 4-8 धागे मिलाकर रात को पीना नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, चिंता कम करता है। ये असल में केसर के प्रभाव का एक सरल घरेलू उपयोग है। और इसका काढ़ा? हाँ, इसका काढ़ा, जिसे कुमकुम क्वाथ कहते हैं, पाचन सुधारने और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में मदद करता है। क्या इसकी कोई खास खुराक है या कोई सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल। भोजन में मसाले के तौर पर इसकी थोड़ी मात्रा सुरक्षित है, लेकिन औषधि के रूप में इसकी मात्रा लगभग आधा से 1 ग्राम चूर्ण होती है और यह हमेशा किसी योग्य वैद्य की सलाह से ही लेनी चाहिए। खासकर गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय मात्रा से बचना चाहिए। तो हमने एक पौराणिक फूल से लेकर एक शक्तिशाली त्रिदोषर औषधि तक केसर की पूरी यात्रा देखी। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है। एकदम। हमने देखा कि कैसे केसर के गुण, रस, वीर्य, विपाक उसके शारीरिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे कि अवसाद पर उसका असर, कुछ ऐसा है जो इन गुणों के तर्क से भी परे है। और शायद यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोककर अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक फूल का इतना छोटा और नाजुक सा धागा अपने अंदर इतनी जटिल और जीवन बदलने वाली ऊर्जा कैसे रखता है। यह हमें प्रकृति की उन अचिंत्य यानी अकल्पनीय शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिन्हें आयुर्वेद सदियों से जानता था और आधुनिक विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है।